Hello friends, welcome to my next video and it is the continuation of our last topic, that was the indifference curve analysis to attain a consumer's equilibrium। उसमें मैंने आपको बताया था इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस क्या हैं और इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अटेन करने में कैसे हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिफरेंस कर्व पढ़ने के लिए हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए हमें बजट सेट और बजट लाइन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो बजट सेट बेसिकली होता क्या है। बजट सेट ये होता है कि मान लो आपके पास कुछ गिवन इनकम है, 1000 रुपीज आपके पास इनकम है, इसमें आपको दो गुड्स खरीदने हैं, गुड एक्स और गुड वाई। सो जो 1000 रुपीज से आप कितना एक्स और कितना वाई खरीद सकते हो, दैट गिव्स योर बजट लाइन। फॉर एग्जाम्पल अब हमने देखा कि हमारी इनकम इस वाले एग्जाम्पल में 60 है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पी एक्स है, दैट इज हमारा प्राइस ऑफ गुड एक्स है ₹2 पर यूनिट। देन हमारा प्राइस ऑफ गुड वाई है ₹1 पर यूनिट। सो अब देखो, अगर आप 0x खरीदोगे तो आप कितने गुड वाई खरीद सकते हो। अगर आपने 0x खरीदे तो आपके पास अब कितने रुपीज बचे, 60 रुपीज बचे। उन 60 रुपीज में y की कॉस्ट है 1, तो आप 60 y खरीद सकते हो, तो आपने 60 खरीद लिए। सेकेंड कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, आपने 10 यूनिट ऑफ x खरीदा, तो 10 यूनिट ऑफ x खरीदा यानी कि आपने 2 रुपीज थी इसकी, 20 रुपीज के आपके गुड्स हो गए। आपके पास कितने रुपीज बचे, 40 रुपीज बचे, तो आप 40 जो y है उसकी 1 है, यानी कि आप 40 यूनिट्स ऑफ y खरीद सकते हो। सिमिलरली हमने बाकी दोनों का भी बनाया। अब इससे हम एक बनाएंगे इन बजट लाइन। जो ये बजट लाइन होती है वो कुछ ऐसी दिखेगी जिसका एक कांस्टेंट स्लोप होगा। इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच represent two goods that you can purchase with given income। मैं आपको बजट इसकी एक बार डिफाइन भी बता देती हूँ। जो बजट सेट है, बजट सेट इज हियर। बजट सेट इज द अटेनेबल combinations of set of two goods given the prices of the goods and income of the consumer। जब भी ये वर्ड लिखा होता है ना गिवन, इसका मतलब ये होता है कि हमें प्राइसेस और जो इनकम है, प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स यानी कि पी एक्स पी वाई और इनकम ऑफ द कंज्यूमर यानी कि वाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं इनकम। ये हम कांस्टेंट ले रहे हैं, गिवन है यानी कि ये हमें पहले से दी जाएगी। जब हमें प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स और इनकम ऑफ द कंज्यूमर गिवन है, उससे जो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, जो हम उससे अचीव कर सकते हैं, उसको बजट सेट बोलते हैं। जैसे अभी हमारी गिवन इनकम और गिवन प्राइसेस थे, उससे हमने ये सेट अचीव किया। सो दिस वाज द बजट सेट। इससे जो हम लाइन बनाएंगे, इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा, उसको बोलेंगे बजट लाइन। तो देखो, बजट लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, बजट सेट की इक्वेशन है, सॉरी, ये बजट सेट की इक्वेशन हो गई P1x1 प्लस P2x2 इज लेस देन इक्वल्स टू y। मैं आपको इस लेस देन इक्वल टू इस इनइक्वालिटी का सिग्निफिकेंस समझाती हूँ। P1 है हमारा प्राइस ऑफ गुड x, P2 है हमारा प्राइस ऑफ गुड गुड x1 और x2 दो हमारे गुड्स है। इसका P1 और P2 इनके प्राइसेस है। अब लेस देन इक्वल टू मतलब मान लो कि हमारी 1000 की इनकम है, उस 1000 में से या तो हम वो पूरी की पूरी 1000 खर्च कर देंगे। जब हम पूरी की पूरी 1000 खर्च कर देंगे तब हम इस बजट लाइन के ऊपर आएंगे। हो सकता है कि हम 990 करें, 900 करें, 800 करें, तब हम इस लाइन के अंदर आएंगे। सो बजट सेट की इक्वेशन हो गई जो इस लाइन के अंदर है, और बजट लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल्स टू y। जब भी हम इस लाइन के ऊपर आएंगे, मतलब सिर्फ इक्वल, तो वो बजट लाइन हो गया, और जब हम इस पे या इसके अंदर, तो वो हो गया बजट सेट की इक्वेशन। सो एक बार डिफाइन देख लेते हैं। बजट लाइन की डिफाइन है, इट इज द लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई विच अ कंज्यूमर कैन बाय गिवन हिज बजट एंड द प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। वही सेम चीज है, दो गुड्स दिए हैं आपको, उसके प्राइसेस आपको दिए हुए हैं, आपको इनकम दी हुई है, और उस इनकम से आप जो लाइन बना सकते हो, जो गुड्स आप खरीद सकते हो, उसको बजट लाइन बोलते हैं। अब देखो, एनीवेयर ऑन द बजट लाइन अ कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम। मतलब कि इस बजट लाइन पे कहीं भी आप कोई भी पॉइंट लोगे, वहां पे कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम खर्च कर रहा होगा। मतलब आपने उसको 1000 दिया तो वो 1000 कर रहा होगा, 800 दिया 800 कर रहा होगा। अब जो ये बजट लाइन है, इसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों है,
हम इसको प्राइस लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट डिपिक्ट द रेशियो ऑफ द प्राइसेस, यानी कि पी एक्स और पी वाई भी दिखाती है। अब ये कैसे दिखाती है, लेट मी एक्सप्लेन यू। मैंने थोड़ा यहाँ गंदा कर दिया है जरा, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। देखो, जब हमने 0x किया तो हमारा 60y था, जब हमने 30x किया तो हमारा 0y था। ठीक है, अब जो स्लोप है वो क्या है, px ओवर py। ये शो करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, जब हम 60 से 40 पे आए तो ये 20 हो गया। जब हम 0 से इस पे आए, 0 से 10 पे आए तो ये 10 हो गया। सो 2:1, 2 हमारा पी एक्स है, 1 हमारा पी वाई है। ये देखिए, जब हम 60 से 40 आए तो 20 का डिफरेंस था, जब हम 0 से 10 आए तो 10 का डिफरेंस था। तो जब हमने इसको कट किया, डिवाइड किया तो 2:1 बचा। 2 हमारा पी एक्स है, 1 हमारा पी वाई है। सो हम इसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ प्राइसेस। इस पूरी बजट लाइन पे जो आपका स्लोप है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन पे तो कांस्टेंट ही रहेगा। सो दिस वाज अबाउट द बजट लाइन। अब हम बजट लाइन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखिए, बजट लाइन के जो इस लाइन पे कॉम्बिनेशन होते हैं और जो इसके अंदर कॉम्बिनेशन होते हैं, दैट इज द ग्रीन शेडेड रीजन। ये होता है अटेनेबल सेट। अटेनेबल सेट होता है, और ये जो बजट लाइन के बाहर है वो है नॉन अटेनेबल सेट, अनअटेनेबल सेट। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर आपके पास 1000 रुपए तो आप 1200 थोड़ी खर्च करके आ जाओगे, आप 1000 ही तो खर्च करके आओगे ना। सो दैट्स वाई जो इसके अंदर है और जो इस लाइन पे है दैट आर अटेनेबल, जो इसके बाहर है दैट आर नॉन अटेनेबल। अब देखो, यही वो जो मैंने अभी आपको बजट लाइन और बजट सेट की इक्वेशंस बताई थी, दीज आर दी इक्वेशंस, और इनको प्लीज जरूर याद रखना। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है। बजट लाइन की इक्वेशन होती है जब हम पूरा का पूरा बजट स्पेंड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं बचा रहे, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, जो इस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन है। देन देयर इज बजट सेट, जब हम हो सकता है जितना बजट है उतना करें या उससे कम करें। सो दिस इज द बजट सेट, जहां पे हम इनइक्वालिटी यूज करते हैं, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू वाई। ये आपकी आगे बहुत जगह काम आएगी, टू फाइंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और आगे फर्दर बहुत सारे टॉपिक्स में काम आएगी आपकी इक्वेशन। देखो, अब हम पढ़ते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन के बारे में। स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है, अगेन क्या हो रहा है, हम y कम कर रहे हैं, x बढ़ा रहे हैं, सो चेंज इन y ओवर चेंज इन x, यही होगा स्लोप ऑफ बजट लाइन, ऑब्वियसली बात है। सो अब देखो, इस वाले पॉइंट पे आपके 2 पॉइंट है, a और b, a पे 30, यहाँ पे 20। सो चेंज इन y कितना हो गया, यहाँ से यहाँ आने में 10 कम हुआ, और इसी टाइम में जब हमने x बढ़ाया तो कितने बढ़ाया, 5 यूनिट से बढ़ाया। सो हमारी स्लोप ऑफ प्राइस लाइन हो गई, प्राइस लाइन और बजट लाइन हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, वो हमारी स्लोप हो गई 2। देन देयर इज द अनदर प्रॉपर्टी, दैट इज इट हैज अ कांस्टेंट स्लोप। और ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि पी एक्स और पी वाई गिवन है। अगर हम हर पॉइंट पे पी एक्स और पी वाई चेंज करेंगे तो ये कर्व बन जाएगा ना। अभी हम पी एक्स और पी वाई और इनकम को गिवन लेना है, जिसकी वजह से दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इट हैज अ कांस्टेंट स्लोप, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द बजट लाइन और द प्राइस लाइन। अब देखो, हमने अभी अभी देखा कि हम इसको प्राइस लाइन बोलते हैं क्योंकि रेशियो होता है, रेशियो ऑफ द प्राइसेस होता है। तो ये जो रेशियो ऑफ द प्राइसेस दैट इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ द, ये जो है ना, ये चीज अभी आप बस एक बार के लिए याद रख लो। जब मैं आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगी ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ आएगी कि मैंने क्यों लिखी थी। एक बार के लिए बस ये चीज याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा बस एक ही टॉपिक है इसके बाद कि बजट लाइन शिफ्ट कैसे होती है, बजट लाइन रोटेट कैसे होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जो फर्स्ट चीज है दैट इज द रैशनल फॉर द बजट लाइन। द फर्स्ट थिंग इज बजट लाइन कैन शिफ्ट। अब वो कैसे हो सकता है, अब देखो, ए भी हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है। अब मान लो कि इस पॉइंट पे 60-60 कंजम्पशन थी गुड एक्स और गुड वाई की, ठीक है। दोनों का प्राइस 1 मान लेते हैं एक बार के लिए। तो आपके पास यानी कि 120 रुपीज थे, तो आपने 60 का एक्स ले लिया, 60 का वाई ले लिया। अब मान लो कि आपके पास रुपीज हो गए 200, तो आप 100 ले सकते हो एक्स, 100 ले सकते हो वाई। तो दिस पॉइंट इज 100,
तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, दैट इज वाई एंड दिस इज वाई वन, वाई रिप्रेजेंट करता है हमारा इनकम। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई फ्रॉम 120 टू 200, तो बजट लाइन बाहर शिफ्ट हो गई। सिमिलरली जब इनकम कम हो जाएगी, ये जो कंज्यूमर इनकम है ये डिटरमाइन करती है कि बजट लाइन कैसे शिफ्ट होगी, बाहर शिफ्ट होगी अंदर। अब इनकम कम हो गई, मान लो इनकम 120 से 100 हो गई, तो आप 50x ले लोगे, 50y ले लोगे, तो दिस इज 50, दिस इज 50, तो इनकम कम हो गई ना। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द शिफ्ट इन द बजट लाइन। अब हम बजट लाइन की रोटेशन में बात करते हैं। ये पूरा पेज मैंने बजट लाइन के रोटेशन के लिए दिया हुआ है, तो मैं बस आपको समझा दूंगी, बट मैं आपको एक एक डिफाइन पढ़ के नहीं दिखाऊंगी, वो आप प्लीज नोट से देख लीजिएगा। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ अ बजट लाइन कैन रोटेट। दिस वॉज द शिफ्ट एंड नाउ द रोटेशन। अब देखो इस वाले फिगर में हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है ए बी। अब मान लो कि प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ गया। अगर गुड एक्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आप उस गुड को कम कंज्यूम करोगे। ये तो एक रैशनल कंज्यूमर की बात हो गई। अगर कोई चीज महंगी हो जाती है तो आप उसको कम कंज्यूम करने लगते हो, आप उसको कम कंज्यूम करने लगोगे, लेकिन वाई का तो प्राइस सेम है, वाई तो उतना ही करोगे, तो ये बजट लाइन अंदर शिफ्ट हो जाएगी, बी से बी एच पे आ गई, यानी कि आपकी प्राइसेस बढ़ने पे आपकी बजट लाइन अंदर रोटेट हो जाएगी। देन अगर आपका प्राइस ऑफ एक्स कम हो गया तो आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, तो ये बाहर आ जाएगी। सिमिलरली अब आपका एक्स का प्राइस तो सेम है, लेकिन y का प्राइस बढ़ गया, तो आप क्या होगा, y कम कंज्यूम करोगे, तो b उतना ही रहेगा, मतलब x उतना ही रहेगा, y कम हो जाएगा, a h पे आ जाएगा। तो आपकी जो ऑरेंज वाली है, ये रेड वाली सॉरी, ये आपकी न्यू बजट लाइन। तो सिमिलरली जब प्राइस कम हो जाएंगे तो ये a l पे आ जाएगा। सो दैट इज द शिफ्ट इन द बजट लाइन। ये पूरा मैंने अच्छे से इस पेज पे समझाया है, आप एक बार नोट जरूर पढ़ लेना। ये एक समरी है जिसमें ये बताया गया है कि बजट लाइन शिफ्ट होती है जब कंज्यूमर इनकम में चेंजेस आते हैं, लेकिन बजट लाइन रोटेट होती है जब प्राइसेस में चेंज आते हैं। अब सीधी सी बात है ना, एक सीधी बजट लाइन है जिसपे 3 चीजें गिवन है। जब इन दोनों में चेंजेस आएंगे तो रोटेट हो जाएगी, इसमें चेंजेस आएंगे तो शिफ्ट हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बजट लाइन। Let's move to the most important topic of our today's lecture and that is consumers equilibrium. अब हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसकी assumptions पढ़ी, बजट लाइन पढ़ी, बजट सेट पढ़ा, बजट लाइन की रैशनल पढ़ी कि बजट लाइन की सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम देखेंगे ये दोनों हमें कैसे हेल्प करती है, कंज्यूमर को हेल्प करती है इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। इक्विलिब्रियम अटेन करने का मतलब उसकी सैटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। सो देखो, अब जो हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है उसमें कंज्यूमर अपनी सैटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करेगा जब सिर्फ दो इक्वेशन जब वो ये दोनों चीजें सेटिस्फाई करेगा। मतलब ही विल अटेन अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन MRS(xy) is equals to PX over PY and IC is convex at the point of origin. Let me explain you what it is. देखो MRS जो है वो हमारा क्या था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो था हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देन हमारा था स्लोप ऑफ बजट लाइन, दैट वाज PX over PY। हमने पढ़ा था जो बजट लाइन है उसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं, ये उसका स्लोप होता है, ये पढ़ा था ना हमने डेल्टा वाई। ये देखिए जब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, चेंज इन y ओवर चेंज इन x कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय PX over PY। तो ये जो है ये हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन हो गया। एक्सक्यूज मी। तो जो MRS(xy) है, स्लोप ऑफ IC, जब स्लोप ऑफ बजट लाइन होगा तब हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, यानी कि तब उसकी सैटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज होगी। और इसमें एक और कंडीशन है, दैट इज IC इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मैं आपको ये दोनों समझाऊंगी, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। अभी मैंने फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखो जो हमारी ये है PQ हमारी बजट लाइन है, देन हमारा इंडिफरेंस कर्व है IC1। सो एट पॉइंट E पे जब कंज्यूमर 30 यूनिट्स ऑफ Y और 15 यूनिट्स ऑफ X कंज्यूम कर रहा है, तब उसकी अचीव हो रही है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की पूरी कंडीशन। अब देखो दो कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करने की। स्लोप ऑफ दिस, इसका स्लोप क्या होता है, एक कर्व का स्लोप क्या होता है, जहां पे उसका टेंजेंट जाता है। जब इसका स्लोप यही होगा, जब ये बजट लाइन के इक्वल होगा तब हमारी कंडीशन अचीव हो जाएगी। ये तो आपको मैथ्स के थ्रू पता ही होगा ना, आपने 10th तक मैथ्स पढ़ी है। जब भी किसी कर्व का स्लोप निकालते हैं तो उसके टेंजेंट के थ्रू निकालते हैं ना। जब इसका स्लोप है जब वो
बजट लाइन के स्लोप से इक्वल होगा, तब हमारी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है इट शुड ऑलवेज बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मैं आपको इन दोनों की एक बार एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। देखो पॉइंट ई के लेफ्ट पे क्या हो रहा है, देखो मैंने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाई है, ये वाली डॉटेड लाइन, ये स्टीपर है यानी कि इसका स्लोप ज्यादा है, यानी कि पॉइंट ए पे इनडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप से ज्यादा है, मतलब MRS XY इज ग्रेटर दैन दी PX ओवर PY, तो यहाँ पे हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। देन ये जो ये बी के थ्रू लाइन जा रही है, यहाँ पे ये फ्लैट है और बजट लाइन स्टीपर है, यानी कि बजट लाइन का स्लोप इंडिफरेंस कर्व के स्लोप से ज्यादा है, तो MRS XY इज लेस दैन PX PY, तो यहाँ पे भी हमारा स्लोप अचीव नहीं, हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम तभी अचीव होगा जब MRS XY इज इक्वल टू PX ओवर PY एंड IC इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसका अगर आपको स्लोप ऑफ IC का अगर आपको एक थियोरेटिकल वर्जन चाहिए तो वो ये है, द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट X फॉर Y। इंडिफरेंस कर्व आपको क्या दिखाता है, इंडिफरेंस कर्व आपको दो कॉम्बिनेशन देता है जिसमें एक कंज्यूमर ये चाहता है कि वो गुड Y को हटा के गुड X खरीदे, सो ही इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट गुड X फॉर गुड Y। ये आपकी इंडिफरेंस कर्व की डिफाइन है। देन जब ये कोइंसाइड करता है किससे, बजट लाइन से, जब मार्केट आपको अलाउ करती है सेम विलिंगनेस पे वो सब्सटीट्यूट करने के, द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट X फॉर Y कोइंसाइड्स विद द रेट एट विच मार्केट अलाउज द कंज्यूमर टू सब्सटीट्यूट X फॉर Y। अब देखो मार्केट जो है वो PX PY और इनकम ये गिवन देती है, सो इनकम का तो चलो कोई काम नहीं है क्योंकि वो तो कंज्यूमर, जो PX और PY है ये आपका मार्केट देती है। तो जिस रेट पे इसका रेट होता है ये और इसका रेट, द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट is given by MRS and the rate at which market is allowing to substitute is PX over PY। सो जब ये दोनों इक्वेट करते हैं, जब ये दोनों इक्वल होते हैं, दैट इज द कंडीशन व्हेन कंज्यूमर स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम। अब ऐसा क्यों होता है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन चार्ट है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने क्यों जरूरी है। दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड इसके बाद आप अपने मजे करने जा सकते हैं। प्लीज इसे सुन लीजिए और बहुत ध्यान से सुनिए, ये एक्सप्लेनेशन 100% एग्जाम में आती है अगर ये चैप्टर आ रहा है तो, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज MRS XY इज इक्वल टू PX ओवर PY क्यों होना चाहिए। देखो अब हमने तीन इंडिफरेंस, हमने XY प्लेन लिया, उसमें बजट लाइन बनाई PQ और तीन इंडिफरेंस कर्व लिए IC1 IC2 एंड IC3। अब IC3 पे देखो क्या हो रहा है, IC3 पे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियसली जब ये वाली बजट लाइन है इसके बाहर के जो भी कॉम्बिनेशन है वो तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपनी गिवन इनकम से ज्यादा थोड़ी खर्च कर सकते हो। आपका बजट तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए ना, मतलब आपके पास 1000 रुपए 1200 थोड़ी खर्च करोगे। सो IC3 रूल आउट हो गई। अब कम टू IC1। IC1 पे क्या हो रहा है, IC1 पे आपको पॉइंट F और पॉइंट G दोनों पे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, और आप ये हम लोग सिर्फ ये दोनों पॉइंट्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पे आपके पैसे इक्वली खर्च हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये, अगर हम मान लो ये पॉइंट लेंगे, पॉइंट नंबर A, इस पे क्या हो रहा है, अभी आप और पैसे खर्च करके अपने और रिसोर्सेज लगा के और कंज्यूम कर सकते हो ना। सो इसलिए हम सिर्फ F और G की बात करेंगे। F और G पे ये हो रहा है कि आपको दोनों से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, लेकिन अगर आपको याद हो तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब IC2 के होते हुए कोई IC1 क्यों चूज करेगा, सोच के देखो। IC2 हायर कर्व है, इट विल गिव हायर सेटिस्फैक्शन, इस पे बजट भी स्पेंड होगा, पूरा का पूरा बजट स्पेंड होगा, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इक्वल नहीं सॉरी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा IC1 से। तो E इज द पॉइंट वेयर कंज्यूमर विल स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम। इसीलिए MRS XY को PX ओवर PY होना बहुत जरूरी है। अब आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रैशनल, दैट इज IC इज कॉन्वेक्स टू द एक्सक्यूज मी, IC इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ऐसा क्यों जरूरी है, अब देखो मैंने 3 IC बनाए हैं, एक जो IC है, 2 IC हमारे कॉन्वेक्स है, एक हमारा पॉइंट E पे जो IC है वो हमारा कॉनकेव है। अब देखो क्या हो रहा है,
कॉन्वेक्सिटी का बेसिक मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्सिटी जो है वो हमारा ये इम्प्लाई करती है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज डिक्लाइनिंग, जो कि होना बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम कर रहा है तो एमआरएस को तो डिक्लाइन होना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है जब हम एक गुड को कंज्यूम करते रहते हैं तो उसकी यूटिलिटी कम होती रहती है, जिसकी वजह से एमआरएस हमारी डिक्लाइन कर दी है। मैंने आपको पढ़ाया था अभी लास्ट लेक्चर में। सो दिस इज व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द कॉन्वेक्सिटी। अब एट पॉइंट ई देखो क्या हो रहा है। पॉइंट ई पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ये अगर हम ये लेंगे इसका मतलब तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है ना, एमआरएस इंक्रीज हो रहा है, विच इज नॉट इवन पॉसिबल। सो ई पे जो पॉइंट है वो स्लोप, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। अगर आप देखें ध्यान से तो एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स ओवर पी वाई, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बट दिस इज नॉट दी ओनली कंडीशन। आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आए। सो पॉइंट ई आपका रूल आउट हो गया। So the equilibrium is not stable at point E and convexity is a very important condition. So आपको अगर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो आप सिर्फ एक कंडीशन से काम नहीं कर सकते, आपके दोनों कंडीशन होने चाहिए, एंड दैट इज एमआरएस एक्स वाई इक्वल्स टू पी एक्स ओवर पी वाई, दैट इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, एंड देन आईसी इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. I hope you are getting everything that I'm trying to explain you, and if you have any doubts regarding anything, you want me to explain it in another way, you want me to take any other example to explain it, or you want me to explain it again, so you can comment in the comment section on that particular video and I will explain it to you. Then there is an assignment at the end of every chapter basically. So do that assignment, and in that assignment also if you think you want some answers or the solutions for me to discuss, I will discuss it only if you comment in the comment section. So keep watching guys, keep learning, and please याद रखना कि इकोनॉमिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट टू मेमोराइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन ऑर्डर टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ते हैं, मेरे असाइनमेंट्स करते हैं, तो आई अश्योर यू आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सिलेबस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आई विल गिव सम मोर असाइनमेंट्स एंड सम मोर न्यूमेरिकल्स, और उनके मैं सोल्यूशंस भी उन वीडियोज में दूंगी. So if you think you are liking it and you want me to continue with the economics, please like, share and subscribe. Thank you for watching.